गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का प्रयोग क्लासेज में, जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे सॉल्यूशन चैप्टर। इसमें जो आज का टॉपिक हमको पढ़ना है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टि से भी और कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी। तो हम आज का टॉपिक पहले डाल देते हैं, फिर आगे बात को बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक है अवाष्पशील विलेय युक्त विलयनों का वाष्प दाब। आज का जो टॉपिक है वह है अवाष्पशील विलेय युक्त विलयनों का वाष्प दाब। इस टॉपिक को समझने के पहले हमको एक बात पे ध्यान देना पड़ेगा कि पदार्थ को हम लोग हर जगह अलग अलग तरीके से बांटते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। तो यहाँ पे हम पदार्थ को फिर से डिवाइड करेंगे, इसको हम दो भागों में बांट देते हैं। किसमें? एक होता है वाष्पशील और एक होता है अवाष्पशील। वाष्पशील पदार्थ और अवाष्पशील पदार्थ। और यहाँ पे जो अवाष्पशील पदार्थ है इसको भी दो भागों में बांट देते हैं। एक होता है वैद्युत अपघट्य एक होता है वैद्युत अनपघट्य। ये थोड़ा सा समझना जरूरी है। यहाँ पे पदार्थ को दो भागों में बांट दिए, एक वाष्पशील एक अवाष्पशील। अगर इसको हम दो कैटेगरी में क्यों बांट रहे हैं, समझना चाहते हो इसको, तो इसलिए बांट रहे हैं कि अगर वाष्पशील पदार्थ होगा तो उसका वेपर बनेगा, अगर उसका वेपर बनेगा तो उसका वाष्प दाब भी बनेगा। लेकिन अगर आप अवाष्पशील पदार्थ ले लेते हो, अगर आप अवाष्पशील पदार्थ लोगे तो उसका वेपर तो बनेगा नहीं, वाष्प बनेगा नहीं। जब उसका वाष्प नहीं बनेगा तो उसका वाष्प दाब भी कुछ नहीं होगा। इसलिए इसको हम दो कैटेगरी में बांट के पढ़ते हैं। और जो अवाष्पशील पदार्थ है इसको दो भागों में बांट दिए, वैद्युत अपघट्य और वैद्युत अनपघट्य। तो यहाँ पे वैद्युत अपघट्य का सीधा सीधा मतलब है कि जो जल में घोलने पर या विलयन में जाने पर आयनित हो जाते हैं, टूट जाते हैं एक से अधिक कणों में। और वैद्युत अनपघट्य का मतलब है जिसको हम जब पानी में डालते हैं तो वह दो या दो से अधिक कणों में टूटता नहीं है। अगर जैसे शुगर का एक अणु डालोगे तो एक अणु ही रहेगा, लेकिन NaCl का एक अणु डालोगे तो एक Na मिलेगा, एक Cl, दो कण मिलेंगे। तो जिसमें एक ही कण मिलता है एक कण को डालने पर उसको वैद्युत अनपघट्य में ले लेते हैं, और जिसमें दो कण मिल जाता है उसको वैद्युत अपघट्य में लेते हैं। यहाँ पे एक और डिवीजन करते हैं, आगे उसकी जरूरत पड़ेगी, जिसको बोलते हैं हम लोग संगुणित होने वाले पदार्थ। संगुणित होने वाले पदार्थ का मतलब है कि जब हम किसी ठोस को डालें विलयन में तो उसके दो कण आपस में जुड़ के एक कण बना लें, दो कण आपस में जुड़ें और एक कण बना लें, तो उसको संगुणित होने वाले पदार्थ कह देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जो ले रहे हैं अभी इस वाले पोर्शन को ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? अवाष्पशील विलेय युक्त विलयनों का वाष्प दाब। अवाष्पशील में वैद्युत अनपघट्य ले रहे हैं। वैद्युत अनपघट्य का मतलब है कि एक कण से एक ही कण मिलेगा, वह दो कणों में टूटेगा नहीं, या दो कण मिलके एक कण नहीं बनाएगा। एक कण डालोगे मतलब एक मॉलिक्यूल रहेगा तो एक ही मॉलिक्यूल मिलेगा। जैसे हम अगर शुगर का एक मॉलिक्यूल डालेंगे तो हमको एक ही मॉलिक्यूल शुगर का मिलेगा, लेकिन NaCl का एक डालोगे तो दो मिल जाएगा। तो अभी हम ले रहे हैं जिसको एक डालने पर एक ही मिलता है। अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य युक्त विलयनों का वाष्प दाब। तो ये पदार्थ का वर्गीकरण समझ पाए, इस विलयन में बहुत जरूरी है इसको समझना, क्योंकि ये पूरे चैप्टर में आगे चलता रहेगा। अब हम टॉपिक पे आते हैं, जहाँ पे हमको देखना है कि इसके वाष्प दाब को कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसको एक उदाहरण से समझते हैं, डायग्राम से।
ये हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें हम एक बिलियन भर दिए, जिसमें ए है और बी है, ए है और बी है। बी जो है अवाष्पशील पदार्थ, बी अवाष्पशील पदार्थ है, वो भी वैद्युत अनपघट्य है। क्या है? वैद्युत अनपघट्य। अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य पदार्थ है। इसमें दो चीज हैं, एक ए है एक बी है। ए है विलायक और बी है विलेय। ठीक, अब इस कंटेनर को हम दे रहे हैं कर बंद। जब इस कंटेनर को बंद कर दोगे और इसको गर्म करोगे तो वाष्प बनेगा। ये बताओ, यहां पे ए के वाष्प होंगे और बी के वाष्प दोनों के होंगे? दोनों के तो होंगे नहीं, क्योंकि बी अवाष्पशील है और जो अवाष्पशील है उसका वाष्प नहीं बनेगा। उसका वाष्प नहीं बनेगा तो उसके वाष्प यहाँ पे उपस्थित नहीं होंगे। तो यहाँ सिर्फ किसके वाष्प होंगे? ए के वाष्प होंगे। और जो दाब होगा वो किसके कारण होगा? ए की वजह से होगा। तो अगर हम यहाँ पे कुल दाब निकालना चाहें पीएस, तो क्या कहेंगे? पीए प्लस पीबी। पीएस का मतलब सॉल्यूशन का दाब, पूरे विलयन का क्या दाब होगा? पीटी, जो पिछली क्लास में हम लोग पीटी किए थे वही यहाँ पे हम लोग पीएस कर रहे हैं। अगर यहाँ पे बी जो है अवाष्पशील है, अगर बी अवाष्पशील है इसका वाष्प बनेगा नहीं। अगर वाष्प नहीं बनेगा तो पीबी इसका 0 हो जाएगा। जब वाष्प नहीं बन रहा है तो उसका वाष्प दाब कैसे हो सकता है? उसका वाष्प दाब तो नहीं बनेगा। तो यहाँ पे पीएस क्या हो जाएगा? पीए के बराबर हो जाएगा, होगा। अगर हम यहाँ पे राउल्ट का नियम लगाएं तो पीए को लिख सकते हैं पी नॉट ए एक्स ए। तो यही होता है अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य युक्त विलयनों का वाष्प दाब। अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य विलेय युक्त विलयनों का वाष्प दाब पीएस इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। किस पर निर्भर कर रहा है? जो वाष्पशील अवयव है, घटक है, सिर्फ उस पर निर्भर कर रहा है, अवाष्पशील अवयव पर निर्भर नहीं कर रहा है। ठीक, तो यहां से हम पीएस निकाल पाए हैं। अगर हम इसको और आगे ले चलें, और आगे अगर हम इसको ले चलें तो हम इसको लिख सकते हैं पीएस इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, और यहाँ पे अगर हम कहें एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 हो सकता है। मोल अंश का योग 1 होता है, बिल्कुल। एक्स ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस एक्स बी लिख सकते हैं। लिख सकते हो? ठीक, तो लिख देते हैं इसको पीएस इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए की जगह पे 1 माइनस एक्स बी लिख दिया, लिखा। और इसको आगे ले चलेंगे तो ये बन जाएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी हो जाएगा, होगा। अगर हम इसको इस साइड लेके आए, पी नॉट ए एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी एस। ये टर्म समझ पाए क्या है? पी ए क्या है? पी नॉट ए। पी नॉट ए है ए का वाष्प दाब। जब सिर्फ ए था, इसमें और कुछ नहीं मिलाए थे आप, उस स्थिति में ए का जो वाष्प दाब होगा वो पी नॉट ए होगा। लेकिन जब इसमें आप कुछ मिला दिए, अवाष्पशील ठोस मिला दिए, उस स्थिति में क्या होगा? पीएस जो है पीए पीएस में बदल जाएगा। पीए किस में बदल जाएगा? पीएस में। तो ये क्या हो गया? कुछ ना कुछ घट गया वाष्प दाब प्रारंभिक की तुलना में। पहले पी नॉट ए था, अब क्या हो गया? पी नॉट ए माइनस पीएस हो गया। कुछ ना कुछ तो घटा। इसी को बोलते हैं वाष्प दाब का अवनमन। वाष्प दाब का अवनमन, ये टर्म बताता है, क्या बताता है? वाष्प दाब का अवनमन। कितना अवनमन हुआ?
पी नॉट ए माइनस पी एस। पहले पी नॉट ए था, अब पी एस हो गया, तो कितना घट गया, दोनों को घटा दोगे तो पता चल जाएगा कितना अवनमन हुआ, कितना घटा। मान लो पहले 10 था, फिर कुछ मिला दिए 5 हो गया, तो कितना घटा, 10 माइनस 5, मतलब कितना हो जाएगा 5, 5 घट गया। तो ये हमको मिला अवनमन। अब इधर आके देखते हैं हम लोग, ऊपर ही देख लेते हैं यहाँ पे, ये वाला जो टर्म है इसको उधर ले जाएं अगर हम, पी नॉट ए माइनस पी एस अपान, ये वाला टर्म उधर लेके जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, पी नॉट ए होगा बराबर क्या आ रहा है, कुछ जादू दिखा इसमें, एक्स बी आ गया। बी क्या है, एक्स बी क्या है, अवाष्पशील विलेय के मोल अंश। ये वाला जो टर्म है किस पर निर्भर कर रहा है, किसके बराबर है, अवाष्पशील विलेय के मोल अंश के, जिसका वाष्प बन नहीं रहा है उस पर यह निर्भर कर रहा है, मतलब विलेय पर निर्भर कर रहा है। और इस टर्म को हम बोलते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ये अवनमन है, प्रारंभिक से तुलना कर दिए, जब प्रारंभिक से तुलना करोगे तो क्या मिल जाएगा, आपेक्षिक। इसको बोल देंगे वाष्प दाब का आपेक्षिक, किसकी अपेक्षा में कम हो रहा है, आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर है, एक्स बी के, किस पर निर्भर कर रहा है, विलेय के मोल अंश के, विलेय के मोल अंश के बराबर हो रहा है। तो यहाँ पे ये बात याद रखना है कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल अंश के बराबर होता है, विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। और सिर्फ किस पर निर्भर कर रहा है, विलेय के मोल अंश पर, विलेय के मोल अंश पर, सिर्फ और सिर्फ विलेय के मोल अंश पर निर्भर कर रहा है। और ऐसे गुणधर्म, यहीं पे एक बात आपको क्लियर करते हैं, ऐसे गुणधर्म जो सिर्फ और सिर्फ विलेय के मोल अंश पर निर्भर करते हैं उनको हम अणुसंख्यक गुणधर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म क्या है, विलयन के ऐसे गुणधर्म जो सिर्फ और सिर्फ विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि उसकी प्रकृति पर। एक क्या है, एक संख्या है, गिनती है कितना विलेय के कण विलयन में उपस्थित हैं, ना कि ये नहीं बता रहा है कि चीनी है, पानी है, विद्युत अपघट्य है, अनपघट्य है, संगुणित होने वाला पदार्थ है, कुछ नहीं बता रहा है। सिर्फ और सिर्फ क्या बता रहा है, सिर्फ और सिर्फ बता रहा है कि विलेय के कितने कण उपस्थित, विलेय के कण कितने उपस्थित हैं उस पर यह प्रॉपर्टी निर्भर कर रही है, इसलिए इसको अणुसंख्यक गुणधर्म हम लोग कह देते हैं। ये बात आपको समझ में आई। तो इसको क्या बोले, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ना छूट गया, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आई तो ये नोट कर सकते हो आप, इस बार फिर से समझ लो। हमारे पास एक विलयन है जिसमें ए वाष्पशील है, बी अवाष्पशील, विद्युत अनपघट्य है, ठीक। अनपघट्य कठिन शब्द है, थोड़ा बोलने में दिक्कत है। तो इसमें मिला दोगे तो पी एस पी ए प्लस पी बी था, लेकिन बी अवाष्पशील है तो पी बी 0 हो जाएगा क्योंकि उसका वाष्प नहीं बना। तो पी एस किसके बराबर हो जाएगा, पी ए के। पी एस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ए एक्स है, लिख सकते हो। जब इसको लिख सकते हो तो पी एस बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1, मोल अंश का योग 1 है, तो एक्स बराबर 1 माइनस एक्स बी कर सकते हो। ये वैल्यू पुट कर दिए यहाँ पे, जब पुट करोगे पी एस इक्वल टू पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी, पी एस इक्वल टू पी नॉट ए माइनस, यही खोल दिए हैं। फिर इसको इधर लेके आ गए, इसको इधर लेके चले गए, ये क्या हो गया, जितना घटा वाष्प दाब शुद्ध की अपेक्षा में उसको क्या बोल दिया हम, वाष्प दाब का अवनमन। और प्रारंभिक, इसको नीचे लेके गए तो प्रारंभिक की तुलना में कितना घटा, प्रारंभिक की तुलना में कितना घटा, इसको हम बोल दे रहे हैं
वाष्प दाब का आपेक्षिक अनुमान, प्रारंभिक की तुलना में कितना वाष्प दाब घट गया, उसी को हम बोलेंगे वाष्प दाब का आपेक्षिक अनुमान, जो कि सिर्फ और सिर्फ विलेय के कणों की संख्या पर यानी मोल अंश पर निर्भर कर रहा है। और जो प्रॉपर्टीज विलयन के ऐसे गुण जो सिर्फ और सिर्फ विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, उनको हम अणुसंख्यक गुणधर्म, ये बात समझ पाए, ये नोट करो। आगे इस पे क्वेश्चन करेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। इसमें कुछ हिंदी अपने आप से लिख लेना, ए वाष्पशील है, बी अवाष्पशील है। यहाँ पे एक नया क्वेश्चन लेके देखते हैं हम लोग क्या है। एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं कि 30 ग्राम यूरिया है, 30 ग्राम यूरिया है, जिसको हम 72 ग्राम जल में घोल दिए, जल में घोल दिए, 30 ग्राम यूरिया को 72 ग्राम जल में घोल दिए। तो कह रहा है विलयन का वाष्प दाब बताओ। आसान है, यहाँ पे एक आपको नोट बताता हूं, उसको दिमाग में रखना है। जितने भी ठोस पदार्थ हैं विलयन चैप्टर में, वो सब अवाष्पशील लिए जाएंगे। जितने भी ठोस हैं वो सब अवाष्पशील लिए जाएंगे। तो 30 ग्राम यूरिया को 72 ग्राम जल में घोला गया, तो विलयन का वाष्प दाब बताइए। यानी मुझको कह रहा है पीएस बताइए, और अभी अभी बताया कि पीएस बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए। यहाँ पे तुमको जल का वाष्प दाब दिया रहेगा पी नॉट एच टू ओ, पी नॉट एच टू ओ तुमको दिया रहेगा, मान लो मैं दे दिया 80 mmHg। क्या दे दिया, 80 mmHg एट 25 डिग्री सेल्सियस, ये दिया रहेगा सवाल में, ठीक। तो कह रहा है विलयन का वाष्प दाब बताइए। विलयन का वाष्प दाब निकालने के लिए हमारे पास पी नॉट ए है, मतलब जल का वाष्प दाब है कितना है 80, लेकिन एक्स ए नहीं है। ए क्या है, इसके मोल अंश, विलायक के मोल अंश। इसको निकालने के लिए क्या करोगे आप, पहले इसके मोल निकालोगे, तो यूरिया के मोल कितने होंगे 30 अणुभार 60, 1/2। जल के मोल कितने होंगे 72/18, 4 ना। तो एक्स ए चाहिए, मतलब XH2O चाहिए। XH2O कितना हो जाएगा 4/1 प्लस 4/4 प्लस 1 प्लस 4, मतलब H2O को ऊपर रख दो बटे टोटल कर दो। इसको जब हल करोगे 4 4 चौक 16 प्लस 1/4, तो ये क्या हो जाएगा 4 चौक 16/16 प्लस 1, ठीक। तो ये आ जाएगा लगभग 16/17। XH2O आ गया। XH2O मतलब विलायक का मोल अंश, और ये क्या है विलायक का मोल अंश। तो यहाँ पे रख दो 16/17। अब जब इसको काटोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, PS आ गया। समझ पाई ये बात। PS इज इक्वल टू पी नॉट एक्स ए कर देना है। पी भी नहीं लिए, क्यों, यहाँ पे हमको ऐसे भी लिखना था। इसको क्यों नहीं लिए, क्योंकि ए अवाष्पशील है, अवाष्पशील होगा तो उसका वाष्प दाब 0 होगा। ये बात समझ पाए, ठीक। तो ये नोट करो आप लोग। इसमें एक सवाल और लगाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, हमारे पास ए है और बी है। ए के हमारे पास 2 मोल हैं, बी के हमारे पास 4 मोल हैं। ए है और बी है, ए के 2 मोल हैं, बी के 4 मोल हैं। थोड़ा सा उल्टा हो गया, ए के 4 मोल हैं, बी के 2 मोल हैं। और हमको दिया है पी नॉट ए 200 mmHg, पी नॉट ए दिया है 200 mmHg। तो कह रहा है पी एस ज्ञात करो। तो पी एस बराबर क्या लिखोगे, पी नॉट ए एक्स ए। पी नॉट ए कितना होगा, 200 दे दिया है, कुछ सवाल है नहीं। एक्स ए क्या हो जाएगा, 4/4 + 2। तो 200 × 4/6, काटोगे 2 × 6 100, 400/3, 3 × 3, 3 × 9, 3 × 9 mmHg। विलयन का वाष्प दाब क्या आ जाएगा, 133 mmHg। ये सवाल लगाने में कुछ दिक्कत नहीं है, इसको एक पॉइंट दिखाने के लिए आपको बताना था। यहाँ पे कितना प्रेशर था, 200 mmHg था। जब इसमें हम एक अवाष्पशील विलेय मिला दिया, अवाष्पशील विलेय मिला दिया, तो इसका वाष्प दाब कितना हो गया, 133 mmHg हो गया। पहले 200 था, अब कितना हो गया, 133 mmHg हो गया, यानी कि वाष्प दाब घट गया। तो यही बात हम लोग पहले प्रूव किए थे कि वाष्प दाब अवाष्पशील ठोस मिलाने पर घट जाता है। तो ये एक पॉइंट हो गया हम लोगों का। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अणुसंख्यक गुणधर्म, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस के अनुसार। तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिए, लेकिन पिछला लेक्चर या लेक्चर देख के ही उसमें देखिए।